अभी कुछ टाइम से मिडल ईस्ट जो है वो वॉर से जूझ रहा है। ये तो आपको पता ही होगा। पर कल अचानक से एक खबर जो है वो हवा में आग की तरह फैलने लगी कि इजराइल ने साउथ लेबनान के कम से कम 5 कस्बों और गांवों के घरों पर सफेद फास्फोरस के गोले दागे हैं। और इसी खबर ने वॉर में केमिकल वेपन के यूज वाली बहस को फिर से हवा दे दी है, क्योंकि ये सफेद फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है। मतलब ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है जलने लगता है, और ऐसा तैसा नहीं जलता है, लगभग 815 डिग्री सेल्सियस का तापमान तक चला जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब ये ह्यूमन बॉडी के कनेक्शन में आएगा तो उसका क्या हाल करेगा। अब बात अगर वॉर की करे तो इसको देश की सेफ्टी, रणनीति और पावर के खेल के रूप में हमेशा से ही दिखाया जाता है। लेकिन जब यही वॉर केमिकल वेपन तक पहुंच जाता है तो केवल वॉर नहीं रहता, ये मानव सभ्यता के विवेक पर सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि युद्ध कौन जीता कौन हारा ये तो खत्म की बात है, पर असली सवाल ये है कि कहीं लड़ाई के चक्कर में मानवता तो नहीं हार गई है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता रहा है कि रासायनिक हथियार केवल सैनिकों को नहीं मारता है, वो पीढ़ियों को घायल करता है, पूरे के पूरे समाज को विकलांग बनाता है और धरती के कई हिस्सों को दशकों तक जहरीला बनाकर छोड़ देता है। फिर भी दुनिया बार बार उसी रास्ते पर लौटती दिखाई देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों। आपको बता दूं कि केमिकल वॉर की भयावहता का पहला बड़ा उदाहरण 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम बेल्जियम के शहर येप्रेस में दिखाई दिया था, जब जर्मन सेना ने 150 टन से अधिक क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया, जिससे सैनिकों ने अचानक पीले हरे धुएं के बादल देखे। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और कुछ ही मिनटों के अंदर आंखें जलने लगी, फेफड़े जो है वो सिकुड़ने लगे और वो जमीन पर गिरते चले गए। उसके बाद 1915 में ही जर्मनी ने पूर्वी मोर्चे पर बोलिमो में रूसी सैनिकों पर जाइलिल ब्रोमाइड नाम के गैस के भारी गोले दागे थे। भीषण ठंड के कारण अधिकतर गैस तो जम गई, लेकिन फिर भी 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। उस दिन दुनिया ने पहली बार देखा कि बिना गोली चलाए भी हजारों लोग मारे जा सकते हैं। फिर इसके बाद मस्टर्ड गैस आई, एक ऐसा रसायन जो त्वचा को फफोलों से भर देता है, आंखों को अंधा कर देता है, और कई बार मौत जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है, जो कि एक आदमी को नहीं बल्कि मानवता की हत्या होती है। तो लगभग वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम अनुमान लगाया गया कि 10 लाख से अधिक सैनिक जो है वो केमिकल वेपन के कारण घायल हुए और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल बनाया गया। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य युद्ध में रासायनिक हथियार और जैविक हथियारों के इस्तेमाल को रोकना था। कई देशों ने इसको स्वीकार किया, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सोवियत संघ, और बाद में और भी कई देशों ने इसको एक्सेप्ट किया। पर इस प्रोटोकॉल में जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, ये केवल इस्तेमाल को रोकता था, उसको बनाने या फिर स्टोर करने को नहीं रोकता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने तक दुनिया ने रासायनिक हथियारों का विशाल भंडार इकट्ठा कर लिया। हालांकि यूरोप में लड़ाइयों के दौरान इसका बड़े पैमाने पर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जापान ने चीन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। कुछ ही दशकों के बाद दुनिया ने एक और सीन देखा, जहां वियतनाम वॉर में अमेरिका ने वियतनाम में एजेंट ऑरेंज नाम के रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया, ताकि जंगलों को खत्म किया जा सके और गुरीला लड़ाकों को छिपने का मौका ना मिले। लगभग 2 करोड़ गैलन से अधिक रसायन छिड़का गया। परिणाम यह हुआ कि जंगल खत्म हो गए, खेत बर्बाद हो गए, और इसके बाद लाखों लोग जहरीले रसायनों के संपर्क में आए, जिससे हजारों बच्चों का जन्म भी विकृत शरीर के साथ हुआ। और तो और कई एरिया में आज भी मिट्टी और पानी में उस रसायन के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यह वॉर खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता है, उसका असर पीढ़ियों तक चलता रहता है। और इन्हीं घटनाओं ने दुनिया को मजबूर किया कि वो एक ऐसा अधिक कठोर अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनाए। इसी पृष्ठभूमि में 1993 में केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC तैयार हुआ, जो 1997 में लागू हुआ। यह समझौता इतिहास में पहली बार ऐसा था जिसने रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल तीनों को प्रतिबंधित किया। इसके तहत सदस्य देशों को अपनी रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने को भी कहा गया। इस संधि को लागू करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविडेंट ऑफ केमिकल वेपन, मतलब कि OPCW नामक संस्था बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग में था। आज इस कन्वेंशन में 190 से अधिक देश शामिल हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान और लगभग पूरा का पूरा यूरोप भी शामिल है। ये दुनिया के सबसे व्यापक हथियार नियंत्रण समझौतों में से एक है, पर फिर भी सवाल खत्म नहीं होता है।
बल्कि ये सवाल और जोरों से खड़ा होता है कि अगर इतने देश इस समझौते में शामिल है, अगर दुनिया ने सामूहिक रूप से यह स्वीकार किया है कि केमिकल वेपन जो है वो अमानवीय है, तो फिर समय समय पर इसके इस्तेमाल के आरोप क्यों सामने आते हैं? अब मैं आपको बता देता हूं कि व्हाइट फास्फोरस जैसा हथियार रासायनिक हथियार की श्रेणी में आता ही नहीं, क्योंकि इसका प्राथमिक उपयोग स्मोक स्क्रीन या फिर लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए बताया जाता है। लेकिन जब यह मानव शरीर के संपर्क में आता है तो पूरे के पूरे मांस को जला देता है और गंभीर जलन पैदा करता है। तो इसको उस लिस्ट के बाहर क्यों रखा गया है, ये तो भाई अब संस्था ही बताएगी, पर यह बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि कई मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या ऐसे हथियारों का इस्तेमाल आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि रासायनिक युद्ध का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये केवल युद्धों तक सीमित नहीं रहता है, क्योंकि एक बम अगर हम देखें तो वो गिरता है, विस्फोट होता है और खत्म हो जाती है बात। लेकिन रासायनिक हथियार मिट्टी, पानी, हवा को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। वो खेतों को जहरीला बना देता है, जल के जो स्रोत है उसको दूषित कर देता है और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। वियतनाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये एक अकेला उदाहरण नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में रासायनिक हथियारों के परीक्षणों ने पर्यावरण को स्थायी नुकसान पहुंचाया है। इसका मतलब यह है कि युद्ध केवल वर्तमान पीढ़ी के खिलाफ नहीं होता है, यह भविष्य के खिलाफ होता है, जो कि मानवता की सभी सीमाओं से बाहर की बात है। आज दुनिया खुद को तकनीकी रूप से सबसे उन्नत दौर में मान रही है, क्योंकि हमारे पास एआई है, अंतरिक्ष अनुसंधान बहुत तेजी से बढ़ा है, चिकित्सा विज्ञान के हर क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत असाधारण प्रगति की है। लेकिन इसी दुनिया में रासायनिक हथियारों की चर्चा अब भी खत्म नहीं हुई। यही वो बात है जो सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या सभ्यता केवल तकनीकी विकास का नाम है, या फिर असली सभ्यता वो है जहां कुछ सीमाएं कभी पार नहीं होनी चाहिए। अगर हवा को जहर बना देना, पानी को जहरीला कर देना, जमीन को पीढ़ियों तक दूषित करना आपकी युद्ध की रणनीति है, तो क्या हम सच में खुद को सभ्य कह सकते हैं? क्या हम सच में सिविलाइज्ड हैं? केमिकल वॉर का इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है कि विज्ञान का इस्तेमाल अगर नैतिकता के बाहर जाकर करेंगे तो वो सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई गई, जिनेवा प्रोटोकॉल, केमिकल वेपन कन्वेंशन, OPCW जैसी संस्था बनी है। पर अगर दुनिया सच में केमिकल वेपन को खत्म करना चाहती है तो उसे केवल संधि बनाने से आगे बढ़ना होगा। उसे यह तय करना होगा कि कोई भी सैन्य लाभ इंसानियत की कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ये अटैक हुआ है ये कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़ा हुआ है। वो जो हथियार वहां दागे गए थे ये अमेरिका के 1989 के वेपन से सिमिलर बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ही इजराइल को वो वेपन दिए थे। तो सवाल यह है कि क्या मानवता उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वो युद्ध जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसानियत को बचाने को प्राथमिकता ना दे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मारना चाहे? या फिर इतिहास हमें बार बार यही दिखाता रहेगा कि इंसान ने हथियार बनाना तो सीख लिया है, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए छोड़ना अभी भी नहीं सीखा है।